डॉक्टर साहब जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज शहबाज साहब आएंगे, इसहाक डार साहब या अली परवेज मलिक साहब आएंगे, कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें कम करेंगे, वो आते हैं फिर से बढ़ा के चले जाते हैं। लगता तो ये है कि ये ईरान अमेरिका इजराइल जंग एक आड़ मिल गई या एक शेल्टर मिल गया कि यार सारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तानियों से लेवी की मद में कर लो और तो कुछ मिलना नहीं। जी देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक साइड पे एक्सटर्नल जंग लगी हुई है जिसको आप यूएस ईरान वार कह लें, उसकी वजह से आप ग्लोबली ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं। एक और जंग है जो पाकिस्तान में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की जंग है, जो शुरू से हम देखते आ रहे हैं। सर हम और सॉरी, वो मुझे यहाँ रेवेन्यू पे और रोकना एक्सपेंडिचर, पड़ेगा आपको डॉक्टर साहब, वेरी सॉरी सर। वो जंग दो ममालिक की थी, कभी ये भी हुआ है कि हुकूमतें अपने ही अवाम के खिलाफ जंगें लड़ना शुरू कर देते, तो लगता है हुकूमत साढ़े खिलाफ जंग लड़ती भाई। नहीं देखें, ये हुकूमत की अपनी जंग है और वो उनका रेवेन्यू है और उन्होंने एक्सपेंडिचर को नीचे लेके आना है। और इस रेवेन्यु का पिछले साल का अगर आप बजट देखें जी। तो उस बजट का एक अच्छा खासा चंक जो था रेवेन्यू का, वो पेट्रोलियम लेवी से आना था। क्योंकि आप मुल्क में डोमेस्टिक आप टैक्सेशन इकट्ठी नहीं कर सक रहे, उसका बेस जो है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम्म। तो आपके पास एक बड़ा आसान तरीका है कि आप पेट्रोलियम, उसके बाद आईएमएफ भी है, आपने आईएमएफ के टारगेट्स को भी पूरा करना है। तो ये जो जंग है ये बड़ी खतरनाक है। अगर नीचे प्राइसेस आ भी जाती हैं ग्लोबली हम्म। मार्केट में, तो आप उसी परसेंट से आप अपनी पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा लेते हैं ताकि आप जो है वो अपना बजट डेफिसिट को पूरा कर सके, रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कर सके। तो ये जो चीज है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान क्या शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ देके लॉन्ग टर्म में क्या उसी पाथ पे आ जाएगा जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो ये एक मुश्किल फैसला है डॉक्टर साहब एक हुकूमत को सेकंड, एक शायद सेकंड, जस्ट टू इसके लिए जस्ट डिफरेंट फॉर अप्रोच माय लेनी है। अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय व्यूअर, जंग नहीं लगी होती, हालातों वाकयात नॉर्मल होते, तो फिर भी ये प्राइसेस इतनी ही बढ़ानी थी मौजूदा गवर्नमेंट ने? नहीं देखें, प्राइसेस कम होनी थी, लेकिन उसमें एक काफी अच्छा खासा शेयर जो पीडीएल का है, पेट्रोलियम लेवी का, वो जरूर होना था। अगर अभी भी हुकूमत के पास कोई वसाइल, दीगर वसाइल आ जाए रेवेन्यू के, हम्म। हुकूमत पीडीएल को कम कर सकती है और पेट्रोल की प्राइस को नीचे लेके आ सकती है। पेट्रोल की प्राइस में अभी कोई 50 से 60 रुपए जो है वो पीडीएल का पैसा है। अगर वो 50 से 60 हुकूमत फार्गो कर दे, लेकिन उसकी कॉस्ट है एक, और उसकी कॉस्ट ये है कि वो आपका बजट डेफिसिट में आएगा। बजट डेफिसिट के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा। जब आपने कर्जा वापस करना है, वो भी कर्जा आप अवाम से ही टैक्स लगा के लेते हैं। तो अभी रिलीफ ले लें, बाद में जाके थोड़ा सा मुश्किल टैक्स लगवा लें, या अभी टैक्स लगवा लें, पेट्रोल की प्राइस जो है वो बढ़ा लें, तो ये डॉक्टर साहब, डिसीजन हुकूमत डॉक्टर ने लेना साहब है। टैक्स एक नेट और में बड़े जी, ताजिर को लेके आए, आम ताजिर को लेके आए, जिसके ऊपर हर गवर्नमेंट बात करती रही है। माजी की गवर्नमेंट, उससे पिछली गवर्नमेंट के ताजिरों को टैक्स नेट में लेके आएंगे, फलां टैक्स लगाएंगे, फलां टैक्स लगाएंगे। वो है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, वो है जहां पर उन्होंने मैनेज करके दिखाना है, वो है जहां मुझे बताना है शहबाज शरीफ साहब ने कि देखें जी मेरी तजर्बाकार हुकूमत है। कुछ हमें तो ये बताया गया था ना कि पिछली गवर्नमेंट ना तजर्बाकार है और ये बड़े तजर्बाकार है, तो इन्होंने अपना तजर्बा वहां पे दिखाना था ना। मतलब इट्स वेरी सिंपल, ये तो कोई भी डिसीजन ले लेगा ना कि पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर लेवी बढ़ा दीजिए, टैक्सेस बढ़ा दीजिए, वहां से जो शॉर्टफॉल है वहां से पूरा कर लीजिए। सर ये डिसीजन तो बहुत ईजी है, ये तो कोई भी गवर्नमेंट ले सकती थी। जी बिल्कुल यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जंग है बिटवीन रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड पे बात नहीं हो रही। कि हम्म। आपका एक और तरीका ये भी है कि आप टैक्सेस को कम कर सकें, वो ये कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर लें, खास तौर पे अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को। आपने पिछले बजट में, उससे पिछले बजट में देखा कि हम्म। आपने जो है वो काफी सारे पीएससीज को कम किया, बंद किया, कुछ को प्राइवेटाइज किया, पीआईए को आपने देखा प्राइवेटाइज किया। तो ये वाला बजट शायद एक्सपेंडिचर साइड पे फोकस्ड होगा, लेकिन अगेन एक क्रेडिट हुकूमत को देना होगा कि बेशक प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रही है, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आई। अगर आप सर बांग्लादेश में देखें हम तो बांग्लादेश फैसिलिटेटर में हैं सर, हम काफी बड़ी मुज़ाकरात करवाने वाले, हम लोगों की शिप्स निकलवाते रहे हैं, तो हमारी तो नहीं ना रुकनी थी फिर आके। कम से कम इतना क्रेडिट, यस मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि हम लोगों की निकलवाते रहे, हमारी कैसे रुकनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब बिल्कुल। यहाँ पर सवाल ये पैदा तो होता है कि इन केस इंटरनेशनल मार्केट में, अल्लाह करे कल सुबह जो दिन चढ़े, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस बैक टू नॉर्मल, जहाँ से स्टार्ट हुई थी जंग वाले दिन से, वहाँ पे वापस चली जाएं, तो एट वंस पाकिस्तान के अंदर आपको और मुझे भी वही रिलीफ मिलेगा? जी देखिए, बिल्कुल मिलना चाहिए आपका। मिलना अगर एक्स चाहिए या मिलेगा? रिफाइनरी प्राइस, एक्स रिफाइनरी प्राइस अगर नीचे आती है तो जी। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी को एक एक सतह पे रखते हुए लोगों को रिलीफ देना है, ताकि जो इन्फ्लेशनरी टारगेट आपने सेट किए हुए थे जब बजट बना रहे थे, जब प्लानिंग हो रही थी, तो आप उसको अचीव कर सकें। अभी तो इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट में चला गया, उससे भी शायद आगे चला जाएगा। तो हम्म। इसके जो इम्पैक्ट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली उन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे आ रहे हैं जो जिनका रोजगार ट्रांसपोर्ट से लिंक्ड है, आज मैंने वो देखा काफी कुछ लोग मुतासिर हो रहे हैं। स्ट्राइक्स तो वगैरह उसको कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर ही कुछ स्ट्राइक जी वगैरह पे चले गए, आज मैं जी देख रहा था। बिल्कुल।
एक और तरीका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हुकूमत इस बजट में थोड़ी सी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे और ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है इसको सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए या बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए यूज ना करे। इससे पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, रेवेन्यू को रिसाइकल किया जाए ताकि लोग आई थिंक कोई टेक्निकल इशू आ गया है। को फील हो सके। अगर जी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट होता है तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे जिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें वो तो बहुत महज़्ज़ब मुल्कों में भी अभी अप टू मार्क नहीं है, वहाँ पर भी काम किया जा रहा है। तो फिर तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे तो यहाँ पर मामलात वो होते हैं कि हमने सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए ऑप्टिक्स पे हमारी हुकूमतें ज़्यादा काम करती हैं कि देखें जी इश्तिहार लग गए हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं। एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर या जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उस पर तो अनफॉर्चुनेटली हम कम ही काम करते हैं। देखिए, जो हमारा अवाम है हमारी वो बड़ी समझदार है। अगर आप सोलर की एग्जांपल लें तो हुकूमत ने थोड़ा सा एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया और चाइना की सपोर्ट से, जो चाइना से सोलर पैनल आ रहे थे, हमने जी, देखा एक सोलर रेवोल्यूशन आ गया मुल्क के अंदर। ऐसा ही है। इसी तरह से अगर ईवी पे भी थोड़ा सा एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है तो अब हम उस सतह पे पहुंच गए हैं कि लोग जो है वो इन्वेस्ट करेंगे और लोगों के पैसों से जो है वो आप ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक खड़ा कर बात है। सकते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने सोलर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। लेकिन एनेबलिंग एनवायरनमेंट, थोड़ा सा फाइनेंशियल फैसिलिटेशन जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होगी। तो आइंदा बजट में ईवीज को इंसेंटिवाइज करें, सोलर पैनल्स को इंसेंटिवाइज करें और ये जो पेट्रोलियम लेवी का पैसा है और क्लाइमेट लेवी का जो पैसा है इसको रिसाइकल करें टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी।